ओके, ओके, एन इलेक्ट्रॉन इज अ स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल। हमारे को वैसा भी टेंशन ही नहीं, ना आईने के सामने हम कभी खड़े होते हैं, ना ये सब फुर्सत है, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इज अ स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल विद अ नेगेटिव चार्ज। इट इज फाउंड इन ऑल द एटम्स एंड एक्ट्स एज अ प्राइमरी कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड्स, ठीक है। तो आपके भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड्स में ये प्राइमरी कैरियर है। इन बोर्स थियरी एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज अ पार्टिकल इन नेचर, ठीक है। तो हम बोर के थियरी में वी ट्रीटेड एज अ पार्टिकल इन नेचर, ठीक है, क्लियर है, ओके। डी ब्रोगाइल, ठीक है, क्या क्या भाई साहब, ठीक है, डी ब्रोगाइल थियरी ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर। इन्होंने क्या बोला, द फ्रेंच फिजिसिस्ट डी ब्रोगाइल इन 1924 proposed that matter like radiation also should exhibit dual behavior, that is both particle and wave like properties। तो मैटर की भाई साहब both particle और wave like properties होनी चाहिए, ठीक है। तो इनके हिसाब से डी ब्रोगाइल रियलाइज दैट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन द एनर्जी कुड बी डिस्क्राइब्ड एज hc बाई लैम्डा, ठीक है। अभी ये E हो गया भाई साहब आपका एनर्जी, दिस इज बेसिकली एनर्जी। H हो गया आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। C हो गया भाई साहब आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EM रेडिएशन बोल सकते हैं अपन, या वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। और क्या है भाई साहब, लैम्डा इज बेसिकली द वेवलेंथ, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्लियर है भाई साहब, hc by lambda। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है, ओके। सो डी ब्रोगाइल रियलाइज दैट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन द एनर्जी कुड बी डिस्क्राइब्ड बाय द प्लैंक्स इक्वेशन। ये भाई साहब आपका प्लैंक्स इक्वेशन हो गया, E is equal to hc by lambda, क्लियर है। ये वाला जो इक्वेशन है ये सारी चीजों पे एप्लीकेबल है। मतलब जब हम ये बोल रहे हैं ना कि अगर समझ लीजिए एक बैट्समैन ने एक बॉल को हिट किया और ये भाई साहब स्टेडियम के बाहर जाकर गिरा ये बॉल, आप बोलेंगे ये तो भाई साहब ऐसा मोशन है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये वेव मोशन है। डी ब्रोगाइल बोल रहे हैं कि सारा मोशन ही वेव मोशन है। जो भी मैटर होगा वो अगर मोशन करेगा तो वेव मोशन ही करेगा, लेकिन इस वेव मोशन का वेवलेंथ इतना कम होगा कि आप उसको मतलब देख ही नहीं सकते हैं। दैट इज हाउ इट इज, वी विल प्रूव दैट। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि एक क्रिकेट बॉल या एक फुटबॉल अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, जब हमने उसको हिट किया है तो क्या वाकई में वो वेव मोशन कर रहा है? हाँ भाई साहब कर रहा है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगाइल, लेकिन उसका वेवलेंथ इतना छोटा है कि आप उसको बेसिकली नेकेड आई से उसके मूवमेंट को नहीं देख सकते, you cannot see, ठीक है। but movement of any matter will basically encounter wave motion, इसका wave motion होना ही है। तो डी ब्रोगाइल realized that for electromagnetic radiation the energy would be described by the Planck's equation, that is E is equal to hc by lambda, hc by lambda, ठीक है। अभी however one of the consequences of Einstein's special theory of relativity formulated, अभी भाई साहब E क्या है? ये तो आपका आइंस्टाइन का भाई साहब स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है। E is equal to mc स्क्वायर होता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। ये उनके स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से है, ठीक है, जिसका आप हायर क्लासेस में अध्ययन करेंगे। ये फॉर्मुलेटेड इन 1905 है। दैट अ फोटोन हैज एनर्जी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज E is equal to mc का स्क्वायर। एक फोटोन की भाई साहब एनर्जी होती है जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज E is equal to mc का स्क्वायर। तो ये वाली एनर्जी जो डी ब्रोगाइल ने बोला hc by lambda, और ये वाली एनर्जी जो भाई साहब हमारे आइंस्टाइन भाई साहब फरमा रहे हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं mc का स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। ये और ये भाई साहब आपका हो गया कैंसिल, तो आपका लैम्डा क्या हो जाएगा h बाई mc, ठीक है। mc को अपन क्या लिख सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, ठीक है। तो इसको अपन h बाई p भी लिख सकते हैं, मोमेंटम भी लिख सकते हैं। यही है आपका डी ब्रोगाइल वेवलेंथ, ठीक है। दिस इज बेसिकली डी ब्रोगाइल वेवलेंथ। डी ब्रोगाइल भाई साहब बहुत शाणे साइंटिस्ट थे, सिंपल, ठीक है। ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं भाई साहब, ये बहुत शाणे थे। इन्होंने ये आया था आपका मैक्स प्लैंक से, प्लैंक्स का कांस्टेंट लगा हुआ है भाई साहब hc बाय लैम्डा। ये आपका मैक्स प्लैंक का एनर्जी का थ्योरम है भाई साहब, और ये था आइंस्टाइन का। इन्होंने दोनों को कंबाइन करके ओहो भाई साहब अब इसका नाम रख दिया इन्होंने डी ब्रोगाइल वेवलेंथ, लेकिन इसमें इनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, ठीक है। दो इक्वेशन को एक करना और वाकई में कुछ अपने आप से डिस्कवर करना, आई फील दैट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। आप भाई साहब
किसी की नजर नहीं पड़ी है, आइंस्टाइन बोल रहे हैं ये, और भाई साहब प्लैंक, क्योंकि उस टाइम पे भाई साहब एक वर्ल्ड वॉर का माहौल था और उस टाइम पे बहुत सारे एटॉमिक डिस्कवरीज हो रही थी। ये साइंटिस्ट ये थियरी ला रहा है, ये साइंटिस्ट ये थियरी ला रहा है, भाई साहब सब लोग यू नो, सो अफला तफली का माहौल है। तो कूल एंड काम वे में हम भाई साहब, हो सकता है किसी की नजर ना पड़ी हो, ये भाई साहब आने थे भाई साहब, इनको दिख गया, ओ चलो ठीक है, तो दोनों को इक्वल कर दो, तो इनका नाम इन्होंने दे दिया डी ब्रोगाइल वेवलेंथ। ठीक है, ऐसा इनका मेरे को कुछ नहीं लगता कि खास कंट्रीब्यूशन है दो चीजों को इक्वल करने में आपकी क्या भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे H बाई एम सी हो गया, इसी को इन्होंने अपना नाम दे दिया डी ब्रोगाइल वेवलेंथ। ठीक है, हालांकि मेहनत प्लैंक और आइंस्टाइन ने की है यहाँ पे। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे हो गया भाई साहब E इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर। दिस इक्वेशन एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन, तो आपका लैम्डा क्या हो गया H बाई एम सी। ठीक है, डी ब्रोगाइल कंसिडर्ड द फैक्ट, और इसी को इन्होंने डी ब्रोगाइल वेवलेंथ बोला है, दैट फोटॉन्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पार्टिकल्स एंड वेव्स। तो फोटोन की भाई साहब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बोथ पार्टिकल एंड वेव, और यही ये बोल रहे हैं कि सारे मैटर की पार्टिकल और वेव होती है। ठीक है, सिर्फ फोटॉन्स की नहीं, सारे मैटर्स की पार्टिकल और वेव नेचर होती है, ये उनका कंट्रीब्यूशन है ये। ठीक है, इसके पहले अपन क्या सोच रहे थे, पार्टिकल को पार्टिकल देखेंगे और वेव को वेव देखेंगे। डी ब्रोगाइल बोल रहे हैं भाई साहब नहीं, सब कुछ एक ही है, सारा मैटर ही आपका भाई साहब पार्टिकल और वेव है। ठीक है, ओके, he reasoned that real particles such as electron could exhibit properties of both particles and waves. ठीक है, the wavelength of the particle would be given by an equation where the velocity of light is being replaced by the velocity of the particle. इन्होंने क्या बोला कि भाई साहब देखो यहां तक क्या आया है, फोटोन है ना, फोटोन, तो लैम्डा इज इक्वल टू H बाई एम सी। इन्होंने बोला किसी भी चीज का, किसी भी मूविंग बॉडी का भाई साहब जो वेवलेंथ होगा वो अपन दे सकते हैं एम वी। सी मतलब है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, यहाँ पे v मतलब वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू H बाई पी भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, वेयर m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, v एंड p इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। यूजिंग डी ब्रोगाइल इक्वेशन वी कैन फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, एक मिनट में भाई साहब, ओके, तो यहां पे देखो एक डेविसन एंड ग्रामर का एक्सपेरिमेंट है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी फिलहाल कुछ ज्यादा इसमें नॉलेज प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, बट सिंस इज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम वी विल जस्ट अंडरस्टैंड। डेविसन एंड ग्रामर conducted an experiment at Bell Lab in Murray Hill, New Jersey. A beam of electrons, एक beam of electrons था, were accelerated by a known voltage, known velocity. Such beam impinges on the nickel metal. A diffraction pattern आपको दिखेगा, इस तरह से diffraction pattern आपके photographic plate में रिकॉर्ड होती है। ठीक है, ओके, so the wavelength of, तो ये आपका एक डेविसन एंड ग्रामर का एक्सपेरिमेंट था जो आपके फिलहाल कोर्स में तो नहीं है, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिससे हम पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं। मुद्दा यह है कि जो डी ब्रोगाइल ने चालाकी की यहां पे, ठीक है, कि आपका E इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर और मैक्स प्लैंक के हिसाब से भाई साहब एच सी बाई लैम्डा, इन्होंने इसको जोड़ दिया, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ये सी और सी कैंसिल हो गया, तो आपका लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, एच बाई एम सी। इसको इधर लिया, इसको इधर लिया। ठीक है, ये इन्होंने बोला कि भाई साहब ये सिर्फ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए नहीं,
बड़े बड़े पार्टिकल्स के लिए भी ये एप्लीकेबल है, ठीक है। मतलब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मतलब क्या हो जाएंगे बच्चा पार्टी, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मतलब आपका जैसे हो गया फोटोन, ठीक है, फोटोन, इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा, ये सब आपके मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हो गए। तो डी ब्रोगाइल का मानना है कि भाई साहब सिर्फ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही नहीं, बड़े बड़े पार्टिकल्स के लिए भी ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि कोई भी मूविंग पार्टिकल का लैम्डा कितना हो जाएगा, h/mv हो जाएगा, वेयर v इज बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगाइल एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ वेव कैरेक्टर। तो डी ब्रोगाइल के हिसाब से हर एक ऑब्जेक्ट का एक वेव कैरेक्टर होता है, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ वेव कैरेक्टर, दीज वेव्स आर नॉट एज फास्ट एज लाइट, ये लाइट की तरह फास्ट नहीं होते, एंड दे कैन नॉट बी रेडिएटेड इन एम्प्टी स्पेस, और एम्प्टी स्पेस में भाई साहब इनका रेडिएशन नहीं होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग डी ब्रोगाइल एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज अ वेव कैरेक्टर, हर एक ऑब्जेक्ट का भाई साहब एक वेव कैरेक्टर होता है। These waves are not as fast as light, light की तरह फास्ट नहीं होते, and they cannot be radiated in empty space. The wavelengths associated with ordinary objects, तो आप बोलेंगे कि भाई साहब तो डी ब्रोगाइल का कंट्रीब्यूशन इतना है कि उन्होंने ये बोला कि ये जो आपका वेवलेंथ आया है ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे नहीं, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे भी एप्लीकेबल है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे वेव नेचर हो, चाहे पार्टिकल नेचर हो, चाहे क्रिकेट बॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, ठीक है, किसी के लिए भी ये एप्लीकेबल होगा। लेकिन ये जो वेवलेंथ की वैल्यू आप निकालेंगे ये इतना ही छोटा हो जाएगा। अभी पहली बात तो वेवलेंथ होता क्या है, व्हाट इज वेवलेंथ? देखो भाई साहब वेवलेंथ मतलब अगर समझ लो कोई पार्टिकल वेव में जा रहा है, समझ रहे हो, ये भाई साहब एक वेव हो गया, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये एक क्रेस्ट और ये एक ट्रफ, ठीक है, इसका जो लेंथ होता है इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, दिस इज नोन एज वेवलेंथ, ठीक है, क्लियर है, ये आपका वेवलेंथ, ये इतना ही छोटा होगा, ठीक है, बड़े बड़े पार्टिकल्स के लिए इतना ही छोटा होगा कि आप इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ओके। चलिए अभी हम एग्जांपल देखेंगे। द वेवलेंथ्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सबएटॉमिक पार्टिकल्स कैन हाउएवर बी डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली। जो दूसरे बड़े पार्टिकल्स हैं उनका जो मूवमेंट हो रहा है उनका वेवलेंथ इतना कम आएगा कि आप उसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं या फोटॉन्स हैं उनके वेवलेंथ्स को आप डिटेक्ट कर सकते हो। जैसे समझो ये क्रिकेट बॉल है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है भाई साहब, किसी बैट्समैन ने इसको हिट किया, ये ऐसे जा रहा है। डी ब्रोगाइल बोल रहे हैं कि ये भी वेव की तरह मूव कर रहा है, ये भी वेव की तरह मूव कर रहा है, मतलब ये ऐसे ऐसे जा रहा है देखो। लेकिन ये जो ऐसा ऐसा जाना है, ये जो वेवलेंथ है ये इतना छोटा होगा, इतना छोटा, मतलब इट विल बी समवेयर अराउंड 10⁻⁻20 ऐसा कुछ होगा, इतना छोटा होगा भाई साहब कि आप इसको एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा कैमरा नहीं बना होगा जो इसको एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट कर पाए, ह्यूमन आई की बात छोड़ दीजिए, ठीक है, लेकिन वेव फॉर्मेट रहेगा, ऐसा ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv is not something that is only applicable to microscopic particles like electrons or photons, but it is applicable to macroscopic objects as well, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो ये वेव नेचर है, डिटेक्ट। सो द वेवलेंथ, तो यहां पे देखो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स आर सो स्मॉल, ये इतने छोटे होंगे बिकॉज ऑफ देयर लार्ज मासेस दैट देयर वेव प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी डिटेक्टेड, तो हम इनके वेव प्रॉपर्टीज को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। द वेवलेंथ्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स and other subatomic particles with very small masses however can be detected experimentally, इसको अपन एक्सपेरिमेंटली भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको भाई साहब चाहे तो लिख लीजिए, चाहे तो क्या लिखना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और मैटर वेव्स है, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है देखो। द वेव्स हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एसोसिएटेड विद देम एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो भाई साहब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे जाता हुआ और मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे रेंगता हुआ जाता हुआ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपके दोनों भी कंपोनेंट्स आएंगे। दीज वेव्स हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, दीज वेव्स हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एसोसिएटेड विद देम। मैटर वेव्स दे हैव नो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एसोसिएटेड विद देम। मैटर वेव्स का कोई भी भाई साहब आपका इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड नहीं होता है। ठीक है, द वेव्स कैन बी इरेडिएटेड इन वैक्यूम और एम्प्टी स्पेसेस, ये आपके वैक्यूम या एम्प्टी स्पेसेस से ट्रैवल कर सकते हैं। अभी भाई साहब देखो सिंपल सी बात है, ठीक है, आपका यहां पे सन है और ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, लेकिन यहां तो एम्प्टी स्पेस है ना,
क्या सन के रेज आप तक पहुंच रहे हैं? तो वो वैक्यूम से ट्रैवल होकर पहुंच रहे हैं ना आप तक. दिस इटसेल्फ इज अ प्रूफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम और एम्प्टी स्पेस. ठीक है. मैटर वेव्स कैसे होते हैं? जैसे मेरे और आपके दरमियान अगर वैक्यूम है तो मैं जितना भी चिल्ला लूं आपको कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा, है ना, बिकॉज एयर के मॉलिक्यूल्स के डिस्टर्बेंस की वजह से साउंड आगे जा रहा है. ये वैक्यूम ही नहीं रहेगा तो कैसे आप सुनेंगे? जैसे अगर आप दो एस्ट्रोनॉट्स को मून में भेजते हैं तो वो आपस में सुन नहीं सकते, वो आपस में बात नहीं कर सकते. ठीक है. तो उनको एक फोन यूज करना पड़ता है, ऐसे वायर वाला फोन, उससे वो बात करते हैं. ठीक है. क्योंकि उनके बीच में एयर नहीं है. ठीक है. मैं जो बोल रहा हूं वो आप तक इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि आपके और मेरे दरमियान एयर है. अगर मैं यहां पे कांच लगा दूं, जैसे आपका साउंड प्रूफ जो आपके ये होते हैं, आपके कांच होते हैं जो, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये दो कांच होते हैं और उसके बीच में वैक्यूम होता है. ठीक है. जिसकी वजह से भाई साहब साउंड नहीं जा पा रहा है. तो आप मेरे को देख पाएंगे लेकिन आपको साउंड नहीं आएगा. ठीक है. सो ये आपका भाई साहब, दीज वेव्स कैन नॉट बी रेडिएटेड इन वैक्यूम और एम्प्टी स्पेसेस. वैक्यूम या एम्प्टी स्पेसेस से ऐसे मैटर वेव नहीं जा सकते. तो साउंड वेव आपका एक मैटर वेव है. ये मैटर पे डिपेंड करेगा. ठीक है. मैटर पे डिपेंड करेगा. जैसे बरसात में आपको चीजें ज्यादा सुनाई देंगी. क्यों ज्यादा सुनाई देंगी? क्योंकि वाटर में स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर. 1500 है भाई साहब, जबकि एयर में 300 है. ठीक है. तो वाटर में स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर. तो ये सारे तमाम चीजें हैं, आपके मीडियम पे डिपेंड करेगा. ठीक है. एयर में और आपके वाटर में मीडियम पे डिपेंड करेगा ये. ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. तो भाई साहब लाइट का जो स्पीड है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वही स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करते हैं. द वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. मैटर वेव्स की जो वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वेलोसिटी से कम है. मैटर वेव्स की जो वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कम है. ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरली एमिटेड फ्रॉम अ फिक्स्ड सोर्स. एक फिक्स्ड सोर्स से ये एमिट हो रहा है. ठीक है. मैटर वेव्स आर सर्टेनली नॉट एमिटेड बाय द पार्टिकल, दे आर सिंपली एसोसिएटेड विद इट. ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरली एक फिक्स सोर्स से एमिट होते हैं. ठीक है. मैटर वेव्स आर सर्टेनली नॉट एमिटेड बाय द पार्टिकल, दे आर सिंपली एसोसिएटेड विद. ये मैटर वेव्स आपके सिंपली एसोसिएटेड विद. ठीक है. वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव कैन बी गिवन एज लैम्डा इज इक्वल टू c/v. ठीक है. वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव कैन बी गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू h/mv. ठीक है. तो लैम्डा इज इक्वल टू c/फ्रीक्वेंसी. लैम्डा इज इक्वल टू h/mv. ठीक है. ये आपका वेवलेंथ हो गया भाई साहब. दिस इज बेसिकली वेवलेंथ. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता हूं? ठीक है. ठीक है. डन 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 भाई साहब. ओके. तो भाई साहब आपका डी ब्रोगाइल का इक्वेशन क्या हो गया? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv. ये हो गया आपका डी ब्रोगाइल का इक्वेशन. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कितना हो गया भाई साहब? हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. तो आप देखो यहां पे ये लैम्डा कितना है आपका? h/mv.
अगर आपने काइनेटिक एनर्जी भाई साहब, तो लैम्डा को इसमें तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, देखो ये तो अपन हाफ एम बी, ये आपका डी ब्रोगाइल का इक्वेशन है, दिस इज बेसिकली डी ब्रोगाइल का इक्वेशन, ठीक है। अगर अपन ने काइनेटिक एनर्जी को एम से मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये भी भाई साहब आपका एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं, दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इंटू एम, दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है, इज इक्वल टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इस काइनेटिक एनर्जी को इधर लेकर आओ, तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, ट्वाइस एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, इस टू को इधर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, ट्वाइस एम इंटू काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, एम वी, this will be mv is equal to under root 2 KEM, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आपका भाई साहब यहां पे कितना हो जाएगा mv, सो दिस विल बी आपका यहां पे कितना हो गया, देखो आपको यहां पे मालूम है mv की वैल्यू कितनी होती है, mv की वैल्यू होती है h बाई लैम्डा, ठीक है, mv की वैल्यू होती है h बाई लैम्डा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, h बाई लैम्डा, ये हो गया अंडर रूट 2ke इंटू एम, तो आपका लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, h बाई अंडर रूट 2ke m, ठीक है, 2ke इंटू एम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, लैम्डा की वैल्यू हो गई h बाई अंडर रूट 2ke इंटू एम, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई भाई साहब h बाई अंडर रूट 2ke इंटू एम, ठीक है। The de Broglie relationship regarding the dual nature of matter is applicable mainly to the moving macroscopic particles. For the macro particles, the mass of the particle is very large and the wavelength is very small. ठीक है, तो ये आपका भाई साहब मैक्रो पार्टिकल्स के लिए आपका ये एप्लीकेबल होता है, लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल टू h बाई एम वी होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, लैम्डा h बाई एम वी है एज पर डी ब्रोगाइल, तो h तो आपका हो गया भाई साहब कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी को अपने ले देकर कांस्टेंट मान लिया, तो लैम्डा की प्रोपोर्शनैलिटी किसके साथ हो गई, m, है ना, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी हो गई, मतलब m को आप जितना बढ़ाएंगे लैम्डा उतना ही कम होता जाएगा। तो जैसे आपका अगर फोटोन है या भाई साहब इलेक्ट्रॉन है, दीज आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिनके मासेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप भाई साहब एक क्रिकेट बॉल को ले रहे हैं या फुटबॉल को ले रहे हैं, कंपैरेटिवली मासेस आर हाइयर, जैसे जैसे आपका मास बढ़ेगा वैसे वैसे आपका लैम्डा सिग्निफिकेंटली कम होता जाएगा, जैसे जैसे आपका मास कम होगा वैसे ही लैम्डा भाई साहब बढ़ता जाएगा। दिस शोज दैट द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल। इफ द मास ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, अगर भाई साहब मास ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज हो रहा है, देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द वेवलेंथ। तो मास ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज, ठीक है, ऑफ द मैटर वेव। Hence, de Broglie relationship is not significant for macroscopic objects. ये भाई साहब मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। In other words, the wavelength associated with such macro particles is so small that it cannot be measured by any of the available methods. इस किसी भी अवेलेबल मेथड से आप इसको मेजर कर ही नहीं सकते। हम देखेंगे इसका एग्जांपल, इतना स्मॉल वेवलेंथ होगा, ठीक है, इट विल बी सो स्मॉल, ओके। जैसे आप देखो यहाँ पे आपको सवाल दिया हुआ है, एक क्रिकेट बॉल है, ठीक है, लगभग 150 ग्राम का होता है एक क्रिकेट बॉल, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वेवलेंथ कितना होगा, डी ब्रोगाइल बोल रहे हैं कि भाई साहब हर एक मैटर जो मूव कर रहा है वो वेव मोशन करेगा, तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा भाई साहब, व्हाट विल बी द वेवलेंथ, दिस लैम्डा विल बी इक्वल टू h बाई m इंटू वी, ठीक है। h की वैल्यू डाल दीजिए भाई साहब 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। यहाँ पे आपका भाई साहब m का वैल्यू हो जाएगा, क्रिकेट बॉल है तो 150 ग्राम दिया हुआ है, तो 150 इंटू 10⁻³ kg लिख सकते हैं, और v वेलोसिटी कितनी हो गई 25, ठीक है। तो ये हो गया आपका लैम्डा का वैल्यू। तो लैम्डा का वैल्यू भाई साहब कितना हो जाएगा 1.767 इंटू 10⁻34, ये हो गया भाई साहब आपका मीटर, ये हो गया लैम्डा का वैल्यू 1.767 इंटू 10⁻34 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आर बी क्लियर ऑन दिस वन? पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए भाई साहब, बहुत इसमें से कैलकुलेशन करेंगे तो इतना वैल्यू आएगा। अभी आप सोचो
10⁻34 मीटर मतलब कितना है, मतलब ये 1.767 अपॉन 1 2 3 4 ऐसे करते करते 34 जीरोस, मतलब ये कितना ही कम वैल्यू हो जाएगा, इसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। और ये मेजरेबल ही नहीं है, कोई ऐसा डिवाइस हमने इन्वेंट ही नहीं किया जो इतने छोटे वेवलेंथ को मेजर कर सके। ठीक है, पहली बात तो इसका एग्जिस्टेंस ही डाउटफुल है, इतना कम वेवलेंथ का कौन सा चीज एग्जिस्ट करेगा भाई साहब। ठीक है, 10⁻34 मीटर है, मतलब दिस अपॉन 10⁻34। इसीलिए जो बड़े बड़े मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी भाई साहब वेव मोशन में अगर मूव कर रहे होंगे तो डी ब्रोगाइल इक्वेशन से इनका जो वेवलेंथ आ रहा है ये इतना सिग्निफिकेंटली स्मॉल है कि इसका भाई साहब ना ही प्रैक्टिकली और ना ही आपका भाई साहब थियोरेटिकली पॉसिबिलिटी दिखती है। क्या ये समझ में आ रहा है? अब भाई साहब बताओ इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻34 मतलब 34 जीरो है भाई साहब इसमें। ठीक है, आप सोचिए इसकी क्या ही वैल्यू आएगी। ठीक है, सो इसकी भाई साहब प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी नहीं है। ठीक है, ओके, अभी देखो जैसे इलेक्ट्रॉन है, देखो ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की मास कितनी है 9.1 इंटू 10। अभी इसी चीज को इलेक्ट्रॉन के लिए देख लो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, दिस इज बेसिकली एक क्रिकेट बॉल है, तो ये एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, मैक्रोस्कोपिक, ये एक क्रिकेट बॉल है बेसिकली। ठीक है, इट इज अ क्रिकेट बॉल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन में लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, अगेन 6.626 इंटू 10⁻34। आपका भाई साहब यहाँ पे मास का वैल्यू कितना हो गया 9.1, 10⁻31। ठीक है, इनटू आपका भाई साहब यहां पे कितना हो जाएगा वेलोसिटी 2 इंटू 10⁻3, 10⁻3। तो इसका आपका कितना आंसर आ रहा है भाई साहब, देखिए दिस गिव्स यू 0.364 इंटू 10⁻6 मीटर। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब 364 नैनोमीटर, ये आपका मेजरेबल वैल्यू है। -6 मतलब इसको अपन अपॉन 10⁻6 कर सकते हैं। ठीक है, ये मेजरेबल। आपके डिनोमिनेटर में यहां पे क्या आ जाएगा, लेट्स से 3.64, और इसको अगर मैंने बढ़ा दिया तो 7 जीरोस आएंगे, 7 जीरोस, यहां पे भाई साहब 34 जीरोस है। ये आपको एक इंपॉसिबिलिटी दिख रही है, यहां पे भाई साहब 7 जीरोस है फिर भी पॉसिबल है। ठीक है, इसीलिए आप देखो यहां पे जैसे ही मास आपका सिग्निफिकेंटली कम हो गया, यहां पे मास कितना था 150 ग्राम था, मतलब 150 इंटू 10⁻³ kg, यहां पे मास कितना हो गया देखो 9 इंटू दिस। ठीक है, तो आप देखो यहां पे आपका कंसिडरेबल वैल्यू आ गई। तो ये कौन सा पार्टिकल है भाई साहब, ये आपका मैक्रोस्कोपिक है, ये आपका भाई साहब दिस इज बेसिकली माइक्रोस्कोपिक, ये आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। ठीक है, तो अपन अगर देखते हैं कि डी ब्रोगाइल के वेवलेंथ को अगर अप्लाई करना है तो उसको आप बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यू कैन नॉट अप्लाई इट फॉर बिगर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो गिवन आपने इसको कैलकुलेट किया और इसको कैलकुलेट किया, आफ्टर कंपेयरिंग द वेवलेंथ ऑफ द बॉल एंड द इलेक्ट्रॉन वी कैन से दैट द वेवलेंथ ऑफ द बॉल इज इनसिग्निफिकेंट। मतलब इनसिग्निफिकेंट है वो क्या, 10⁻34 इज इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, thus it proves that the de Broglie equation is only for matter waves। ये भाई साहब आपका सिर्फ, ठीक है, thus it proves that de Broglie equation of matter waves, ये आपका प्रूव कर रहा है। आर वी क्लियर? क्लियर है भाई साहब, बहुत बढ़िया।
मिश्रा जी आज तो तुम्हारी बारात निकलेगी भाई साहब, तुम घर जाओ भाई साहब। ओके, वेलोसिटी तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, अब बीम ऑफ हीलियम एटम्स मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 × 10⁻14 मीटर पर सेकंड। ये आपका हीलियम एटम्स का वेलोसिटी है, ठीक है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द बीम। वैसे अभी भी 2 बजे तक का प्रोग्राम चल रहा है, अभी भी कंफर्म किया मैंने। 2-3 बजे तक तू मोबाइल देख रहा है अभी भाई साहब। A beam of helium atoms moves with a velocity, तो ये भाई साहब आपका वेलोसिटी है 2 × 10⁻4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, तो आपका भाई साहब यहाँ पे वेलोसिटी है, ये वेवलेंथ कितना हो जाएगा, डी ब्रोगाइल के वेवलेंथ के हिसाब से लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। h की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 6.626 × 10⁻34। मास भाई साहब हीलियम एटम से, हीलियम एटम का मास कितना हो जाएगा He, ये हो गया 4.2। भाई साहब बताइए कितना मास हो गया इसका, हीलियम एटम का मास कितना हो जाएगा। मास ऑफ हीलियम एटम देखो, इसको ऐसे समझो, ग्राम एटॉमिक मास, याद कीजिए क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 मोल, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास इज मास ऑफ 1 मोल। अभी आपका हीलियम क्या है, हीलियम इज 4.2, तो उसका मास कितना हो जाएगा 4 ग्राम। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं 6.022 × 10⁻23 एटम्स, ठीक है। इनका मास कितना हो जाएगा भाई साहब 4 ग्राम्स इनका मास। तो आपका देयरफॉर मास ऑफ 1 हीलियम एटम, मास ऑफ 1 हीलियम एटम ये कितना हो जाएगा भाई साहब 4/6.022 × 10⁻23, ठीक है। ये हो गया भाई साहब, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू जितनी, तो ये आ गया आपका मास ऑफ 1 हीलियम एटम। अब बीम ऑफ हीलियम एटम्स मूव्स विद दिस, फाइंड द वेवलेंथ। तो एक हीलियम एटम का मास है ये, क्या ये समझ में आ रहा है, नहीं देखो हीलियम क्या है 24, ये आपका हीलियम है, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 4। इस एटॉमिक मास को अपन क्या लिखते हैं, ऐसा 4 एटॉमिक मास यूनिट लिखते हैं ना, इसको ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करो, तो ग्राम एटॉमिक मास तुम्हारा कितना हो जाएगा 4 ग्राम्स। ये ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है, 1 मोल हीलियम एटम या 1 मोल किसी भी चीज का वो होता है ग्राम एटॉमिक मास। तो 1 मोल ऑफ हीलियम एटम्स इज इक्वल टू 4 ग्राम्स। तो मतलब 1 मोल में कितने एटम्स आते हैं आपके, एवोगैड्रोस नंबर, 1 मोल में कितने एटम्स, 1 मोल का मास 4 ग्राम है, उसमें एटम्स कितने आते हैं, ठीक है 6.022 × 10⁻23। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बी 6.022 × 10⁻23 एटम्स का वैल्यू कितना हो गया मास 4 ग्राम। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा दिस अपॉन दिस। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल हम, ठीक है। अभी आपको भाई साहब यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा h/mv। h की वैल्यू कितनी है 6.626 × 10⁻34 अपॉन m। m का भाई साहब वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 4/6.023 × 10⁻23, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका 4 अपॉन दिस m इंटू v। v की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 2 × 10⁻4, 2 × 10⁻4, ठीक है भाई साहब। अब इसका हाँ केजी में चाहिए यार, क्योंकि आपका h ना ये जूल्स में है, h आपका जूल्स में है, तो जूल्स आपका कैसे आता है न्यूटन मीटर से आता है, न्यूटन में आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यस करेक्ट, ठीक है। तो आपको इसको भाई साहब ये ग्राम्स में है ना, तो 4 ग्राम्स को अगर मैं केजी में कन्वर्ट करूं तो 10⁻³ केजी होगा, यस करेक्ट, ये मैं भूल गया था भाई साहब, 4 × 10⁻³ केजी होगा ये, ठीक है। केजी में क्यों, क्योंकि आपका h जो है 6.626 × 10⁻34 जूल्स सेकंड में है, तो आपका जूल्स आपका आता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब आपका केजी में होगा, तो इस ग्राम्स को अपन ने केजी में कन्वर्ट किया है, ठीक है। दैट इज, देखो कैलकुलेशन पार्ट तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसका मुद्दा आपको समझ में आ रहा है कैसे लैम्डा को निकालना है, ठीक है। ओके 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 ओके, चलिए द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस मच, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज दिस मच, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, ठीक है। अगर आपको भाई साहब फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी आप निकाल सकते हैं इसका वेवलेंथ, काइनेटिक एनर्जी है भाई साहब, ठीक है। तो अभी अभी हमने डिराइव किया, क्या डिराइव किया, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ
एम वी स्क्वायर, ठीक है भाई साहब, इसको m से मल्टीप्लाई कर दो, इसको m से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये हो गया आपका हाफ m स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू मास इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब ट्वाइस मास काइनेटिक एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m स्क्वायर वी स्क्वायर मतलब एम वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस मास काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट, ठीक है। अभी आपने क्या जान रखा है कि भाई साहब आपका h लैम्डा कितना होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी, तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, यहाँ पे आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, तो एम वी इज इक्वल टू h बाई लैम्डा, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो इसको, दिस विल बी, अरे बोलो ना, बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, ट्वाइस मास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h बाई लैम्डा लिख सकते हैं, यही है ना, h बाई लैम्डा, ठीक है, तो लैम्डा को इधर ले लो, सो देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, h बाई ट्वाइस एम के ई, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन हम पीपल, हम किसने बोला, ये ट्रेनर ने बोला जिम में, भाई है अगर जुल्फे तो उनको सवारी है ना, कहाँ काट रहे हैं हमको, देखिए भाई साहब 6 पॉइंट है ही नहीं तो क्या 6.626 इंटू 10 रेज टू -34, ठीक है, अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10 रेज टू, तेरे ऊपर मैं कुछ भी बोलता हूँ ना, उधर एक इंसान है जो कंटिन्यूसली हंसता है, मजे लेता है वैसा, और उसी को तू अपना दोस्त मानता है वैसा, 9.1 इंटू, उसको बहुत मजा आता है, वेरी गुड, ठीक है, देख बाहर निपट ले, लेकिन बता रहा हूं, पते की बात बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ओके। आपका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना है, 3 इंटू 10 रेज टू 25, 3 इंटू 10 रेज टू -25, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, क्लियर है, अभी भी ऐसा है, ठीक है, तो ये आपका भाई साहब अगर हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी 8.96 इंटू 10 रेज टू -7 मीटर, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं, ठीक है, ठीक है, अंदर तक गुदगुदी होती है भाई साहब उसको, ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एज अ वेव, आपका जो इलेक्ट्रॉन है भाई साहब वो एक ऑर्बिट में नहीं घूम रहा है, वो वेव में घूम रहा है, ठीक है, तो ये बोर के ऑर्बिट में, तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स, तो ये देखो ऐसे जा रहा है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव्स में जा रहा है, ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन वेव्स आर इन फेज, तो इसको देखिए, इसको ध्यान से समझिए, अभी भाई साहब, ओ भाई साहब, यहां से आपने चालू किया, वापस आए, यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया आपने, 2 पाई आर कवर किया, हेलो हेलो, सर काम पे हूँ, आधे घंटे में फोन करूँ आपको, हाँ आधे घंटे में, ठीक है, ये आपका भाई साहब ये हो गया, यहां से चालू हुआ और इधर खत्म हुआ, ठीक है, यहां से चालू हुआ और इधर खत्म हुआ, ये हो गया आपका कितना 2 पाई आर, अच्छा इस 2 पाई आर में समझिए, ठीक है, इस 2 पाई आर में भाई साहब देखो, इसको ऐसे समझो, ये भाई साहब लेट्स से, इसको मैंने आपको ना एक पहले रॉ एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, ये आपका 2 पाई आर है, कहां से, यहां से लेकर, लेट्स से आपका ये रेडियस है, आपको मालूम है सरकमफरेंस क्या होता है, ठपाक, ठीक है, ये हो गया आपका कितना 2 पाई आर, ठीक है, अभी ये 2 पाई आर है, अभी समझो यहाँ पे 1 वेव 2 वेव 3 वेव ऐसे जा रहे हैं वैसा, मुझसे आपका ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे कंप्लीट वेव्स करने होंगे, ठीक है, तो आप समझ लो यहाँ पे क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर, मुझे अभी बताओ यहाँ पे तुमको वेव दिख रहे हैं, 1 वेव 2 वेव 3 वेव 4 वेव 5 वेव और अप्रोक्सीमेटली 6 वेव, ठीक है, तो इसका मतलब अगर एक वेव का वेवलेंथ लैम्डा है, वेवलेंथ मतलब समझ में आता है, ठस, ये आपका वेवलेंथ मतलब ये वेव है, देखो इलेक्ट्रॉन बोर बोल रहा है कि भाई साहब ऐसे घूम रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं घूम रहे हैं, अभी अभी हमने देखा कि डी ब्रोगाइल भाई साहब बोल रहे हैं कि हर मूविंग पार्टिकल आपके वेव मोशन में है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का भी वेव मोशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का वेव मोशन हो रहा है, क्या ये समझ में आ रहा है, बोर ने बोला कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स में गोला गोला घूम रहे हैं, ठीक है, डी ब्रोगाइल बोलता है नहीं भाई साहब ये वेव्स में जा रहे हैं, तो अगर मैं वेव्स मान लूं तो यहाँ पे आप देखो जितने नंबर ऑफ वेव्स, अभी आपने कितने गिने, कितने वेव्स गिने, 6 वेव्स, चलिए भाई साहब हर एक का वेवलेंथ अगर लैम्डा हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू 6 लैम्डा है, ठीक है, समझ में आ रहा है,
2 पाई आर इज इक्वल टू 6 लैम्डा। इस तरह से भाई साहब आपके अगर n वेव्स हो जाएं तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू n लैम्डा, बस इतना ही है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसके आजू बाजू, एटम के आजू बाजू, तो इसके भाई साहब n वेव्स हो जाएंगे। ठीक है, और ये n वेव्स का अगर हर एक का वेवलेंथ लैम्डा है तो n लैम्डा 2 पाई आर इज इक्वल टू n लैम्डा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता, क्लियर है? ओके ओके ओके। सो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स, n is equal to number of waves made by an electron in the Bohr's orbit, radius of Bohr's orbit. Let us first try and understand in phase. ठीक है, तो in phase मतलब suppose there is an orbit having fixed energy state and electron is moving. ठीक है, if the starting and the ending point of the wave meets, तो आपका भाई साहब देखो starting और ending point meet होना चाहिए। मतलब कैसा है, देखो ये starting point है और यहाँ पे ending point meet होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो in phase नहीं होगा। मतलब कैसा है, देखो समझो कि अपन ने ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मीट हो रहा है ना, लेट्स से भाई साहब ऐसे आया ये, तो यहां पे इन फेज नहीं होगा, मतलब ये कंप्लीट नहीं कर पा रहा है वेव। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको रफ में ऐसे समझाया है। ठीक है, तो ये आपका इन फेज है। क्या ये समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपका मीट होना चाहिए, तब जाकर वो इन फेज होगा। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जब भी वो स्टेशनरी ऑर्बिट में होगा हमेशा इन फेज होगा। मतलब आपके इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव्स होंगे, ये आपका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अगर ये ऐसा नहीं होता तो क्या होता था 1.5 वेव्स। जैसे अभी अगर आपने कितना गिना 6 वेव्स, अगर ऐसा नहीं होकर, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होकर भाई साहब ऐसा होता था लेट्स से ये, तो अभी आप इसको क्या बोलोगे 5.5 वेव्स बोलोगे, है कि नहीं? पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा ये, तो यहाँ पे क्या हो जाता था 5.5 वेव्स, जो पॉसिबल नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपका इन फेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन फेज, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। सो आपका इन फेज होना बहुत जरूरी है, इसीलिए भाई साहब इस वेव को कंप्लीट होना जरूरी है। क्लियर है, क्लियर है भाई साहब? मैंने एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है ऐसे, ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा वो, ओके। इफ द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट ऑफ वेव मीट्स देन इट इज रेफर्ड टू एज इन फेज, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? इन फेज। हाउएवर इफ द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट ऑफ द वेव इज डिफरेंट देन इट इज नोन एज आउट ऑफ फेज। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अगर आपका डिफरेंट हो जाता है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? आउट ऑफ फेज। क्लियर है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस मनम? ओके 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 ओके। तो भाई साहब यहां पे आपका अपन ने पढ़ा क्या? अगर समझ लो एन वेव्स बढ़ रहे हैं, एन वेव्स, एन लैम्डा इज इक्वल टू कितना है भाई साहब? 2 पाई आर है, समझ में आता है? तो आपका एन का वैल्यू कितना हो गया? 2 पाई आर बाई लैम्डा। क्लियर है? और लैम्डा की वैल्यू अगर हम देखते हैं यहाँ पे डी ब्रोगाइल के हिसाब से कितना है? h बाई एम वी है। ठीक है, सो लेट्स से एन डैश, मतलब आपके एन वेव्स बने, एक देखो, एक ये एक वेव, ये दो, ये हो गया भाई साहब 3 और ये हो गया 4 वेव्स बने हैं यहाँ पे, लेट्स से। ठीक है, समझ रहे हैं भाई साहब? ये देखो, एक वेव, 2 वेव, ये भाई साहब 3 वेव और ये भाई साहब 4 वेव, ऐसे बने। एक बार ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, एक बार भाई साहब ऐसे जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आपके भाई साहब 4 वेव बने, तो यहाँ पे एन डैश की वैल्यू 4 हो जाएगी। ऐसे एन डैश की कुछ वैल्यू है, लेट्स से यहाँ पे समझ में आ रहा है भाई साहब? एन डैश की वैल्यू क्या होगी? 2 पाई आर बाई लैम्डा। और भाई साहब यहाँ पे डी ब्रोगाइल रोते रोते इन्होंने बोल दिया कि h बाई एम वी है। अब इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो एन डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर बाई h बाई एम वी। ठीक है, सो 2 पाई आर एम वी बाई h, 2 पाई आर एम वी बाई h। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है ये? ठीक है, 2 पाई आर एम वी बाई h, क्लियर है? ओके, किसकी वैल्यू हो गई? अरे बोलो ना, बोलो, एन डैश। ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं एम वी आर पे। इनको भाई साहब डिवोर्स चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने ले लिया डिवोर्स, एम वी आर। ठीक है, ये इधर आ गया एन डैश एच, इन्होंने अपना घर बसा लिया अलग से, और ये 2 पाई आ गया। ये क्या हो गया? देखो, बोर का रूल ही तो आ गया। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। दिस कंफर्म्स बोर्स थियरी। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? एम वी आर इज इक्वल टू एन, तो ये आपका क्वांटाइजेशन बोर्स थियरी है भाई साहब। ठीक है, हेंस द नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन, तो आप यहां पे बोल सकते हैं एन डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन के बराबर। एन डैश की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एन के बराबर हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? कोरिलेट कर पा रहे हैं? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग। इतने इंटेलिजेंस भाई साहब, थोड़ा दिमाग को विश्राम दीजिए। ओके, चलिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन द 5th ऑर्बिट
ऑफ हाइड्रोजन एटम, फिफ्थ ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का, तो फिफ्थ ऑर्बिट में जो n की वैल्यू होगी, जो ऑर्बिट की वैल्यू होगी उतने ही वेव्स होंगे, ठीक है, जो ऑर्बिट की वैल्यू होगी भाई साहब उतने ही वेव्स होंगे। तो अभी अभी आपने देखा n इज इक्वल टू एन डैश, इसका मतलब क्या, जो ऑर्बिट की वैल्यू वही भाई साहब नंबर ऑफ वेव्स की वैल्यू। अगर पहला ऑर्बिट है तो एक वेव बनेगा, दूसरा ऑर्बिट है तो दो वेव्स बनेंगे, तीसरा ऑर्बिट है तीन वेव्स बनेंगे, चौथा ऑर्बिट है चार वेव्स बनेंगे। दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, ओके। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन द फिफ्थ बोर्स ऑर्बिट? तो आपका n का वैल्यू यहाँ पे बड़ी हंसी आ रही है ना, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 5, ठीक है। तो वी नो दैट व्हेन द इलेक्ट्रॉन वेव्स आर इन फेज n लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई r होता है। ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं, आप सीधा टिक कर दो भाई साहब 5 हो जाएगा ये, n इज इक्वल टू एन डैश के हिसाब से, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। चलो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन इज इंक्रीज्ड 9 टाइम्स। तो काइनेटिक एनर्जी को भाई साहब 9 गुना बढ़ाया गया है। व्हाट वुड बी द वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रोगाइल वेव एसोसिएटेड विद इट बिकम? डी ब्रोगाइल का जो आपका काइनेटिक एनर्जी को कितने टाइम्स बढ़ाया गया है भाई साहब? 9 टाइम्स बढ़ाया गया है, ठीक है। अभी अभी आपने देखा, क्या देखा भाई साहब? अरे कुछ भी नहीं देखा भाई साहब, ठीक है। तो यहां पे आपका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होता है रे? काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है हाफ mv का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया ट्वाइस के ई विल बी इक्वल टू mv का स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय m, ये m, तो ये हो गया 2 के ई m इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर, ठीक है। तो आपका भाई साहब mv का वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2 के ई इंटू m, ठीक है, क्लियर है। और अपन ने देखा भाई साहब, क्या देखा आपका डी ब्रोगाइल साहब, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv, तो mv की वैल्यू कितनी हो गई? h बाई लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 m के ई इज इक्वल टू h बाई लैम्डा, ठीक है, h बाई लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई? h बाई अंडर रूट ऑफ 2m इंटू के ई, ठीक है, ये हो गया भाई साहब। अभी यहाँ पे क्या पूछे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन इज इंक्रीज 9 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी लेट्स से के ई था, अभी उसको 9 के ई कर दिया गया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को 9 टाइम्स कर दिया। व्हाट वुड द वेवलेंथ? तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा? तो लेट्स से इसका वेवलेंथ है लैम्डा, इसका वेवलेंथ है लैम्डा और इसका वेवलेंथ है लैम्डा डैश। तो अपन क्या बोल सकते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू h बाई अंडर रूट ऑफ 2m के ई, और यहां पे भाई साहब लैम्डा डैश की वैल्यू क्या हो गई? h बाई अंडर रूट ऑफ 2m। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज 9 टाइम्स, तो ये 9 के ई हो गया भाई साहब, है कि नहीं? क्लियर है भाई साहब। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, क्या दिक्कत, लाइफ में कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। यहाँ पे अगर हम इसको लैम्डा डैश बाई लैम्डा कर ले, ठीक है, तो ये हो गया आपका h बाई अंडर रूट ऑफ 2m, 9 के ई है, 9 का अंडर रूट 3 बाहर कर लो भाई साहब, 3 2m के ई, और यहाँ पे भाई साहब कितना है? h बाई अंडर रूट ऑफ 2m के ई, ठीक है। तो ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? 1/3। लैम्डा डैश बाई लैम्डा कितना हो गया? 1/3। तो लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लैम्डा बाई 3। समझ में आता है भाई साहब? लैम्डा बाई 3। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। तो लैम्डा डैश की वैल्यू हो गई लैम्डा बाई 3। तो द काइनेटिक एनर्जी, द वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रोगाइल एसोसिएटेड विल बिकम, द वेवलेंथ कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई 3, 1/3 ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो जो आपका वेवलेंथ था उसका 1/3 हो जाएगा। क्लियर है भाई साहब? क्लियर, बहुत बढ़िया, इट्स बस। तो 1/3 टाइम्स, ठीक है, ऑप्शन सी वा। ओके। E1, E2 and E3 represent the kinetic energies of an electron, an alpha particle and a proton respectively, each having the same de Broglie wavelength. Then which of the following is correct? ठीक है, E1, E2 represent the kinetic energies of an electron, an alpha particle and a proton. ठीक है, ओके। अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन भाई साहब ये है इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। भाई साहब प्रोटॉन का क्या होता है? प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है? प्रोटॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1840 टाइम्स आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 1840 टाइम्स। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका हो गया भाई साहब मास ऑफ प्रोटॉन, ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपका भाई साहब अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा बोलो? अल्फा पार्टिकल है आपका 2 और ये 4, ठीक है। हीलियम होता है बेसिकली अल्फा पार्टिकल, हीलियम इज अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का मास किसकी वजह से हो जाएगा? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वजह से।
अल्फा पार्टिकल में होता क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो ये क्या बन जाएगा, He2+ बन जाएगा बस, ठीक है। He2+ बन जाएगा, मतलब अभी भी आपका एटॉमिक, देखो यहाँ पे 4 ही है, He है, ये He जो है 2+ बन गया ये, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स इसके निकल गए, ठीक है। तो अभी भी इसका मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल भाई साहब कम से कम 2 प्रोटॉन तो होगा, प्लस 2 न्यूट्रॉन भी है। न्यूट्रॉन का मास बहुत हल्का है, ठीक है, लेकिन अगर हम 2 प्रोटॉन माने तो यहाँ पे 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन तो होगा ना भाई साहब, क्या ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1800 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज एटलीस्ट ट्वाइस इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, क्या ये समझ सकते हैं। इसलिए हम मास को कोरिलेट कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब आपका जो H का वैल्यू देखो यहाँ पे हमने निकाला हुआ है, लैम्डा का वैल्यू रादर, दैट इज H/2mke, ठीक है। तो आपका लैम्डा का वैल्यू, ठीक है, H/, अंडर रूट ऑफ 2m और ke है, ठीक है, 2mke है, ओके। तो E1, E2 and E3 represent the kinetic energies of an electron and alpha particle, ठीक है, and the each having the same अच्छा यहां पे देखो सबका डी ब्रोगाइल वेवलेंथ सेम है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का भाई साहब कितना है, H/ अंडर रूट ऑफ 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ke, ठीक है, दिस, और यहां पे भाई साहब प्रोटॉन का भी, ठीक है, कितना है, H/ अंडर रूट 2mpe, ठीक है, और आपका भाई साहब अल्फा पार्टिकल का भी H/ ऑब्वियसली अंडर रूट 2m अल्फा पार्टिकल ke। समझ में आ रहा भाई साहब, ये है, सबके लैम्डास बराबर हैं। अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, ke, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा m, ठीक है, ये हो गया आपका me इलेक्ट्रॉन और ये हो गया E1, ठीक है। यहाँ पे बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का क्या लिखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन, और ये हो गया आपका एनर्जी 2, ठीक है। यहाँ पे आपका मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और एनर्जी 3, आपको यहाँ पे एनर्जीज की बात की गई है, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, लैम्डा सबके लिए बराबर है तो लैम्डा का स्क्वायर करवा दो भाई साहब, लैम्डा का स्क्वायर करा दो, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू H का स्क्वायर बाई 2me E1 इज इक्वल टू H का स्क्वायर बाई 2mp E2 इज इक्वल टू H का स्क्वायर बाई 2m अल्फा E3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, क्योंकि प्रोटॉन का वेवलेंथ, अल्फा पार्टिकल वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन सेम डी ब्रोगाइल वेवलेंथ बोला है, आपको यहाँ पे E1, E2, E3 की वैल्यू पूछी है, क्या ये समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया, ठीक है। तो चलिए E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, H स्क्वायर बाई 2me लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है, ईटे के वाले लगते भला 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 भला, यहां पे हो जाएगा H स्क्वायर बाई 2mp लैम्डा, ठीक है, लैम्डा का स्क्वायर इस हिसाब से, और E3 की वैल्यू कितनी, H स्क्वायर बाई 2m अल्फा लैम्डा का स्क्वायर। अभी भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, मैं क्या बोलता हूं आपको, H स्क्वायर सब में बराबर कांस्टेंट, 2 और लैम्डा स्क्वायर भी सब में बराबर कांस्टेंट, तो अपन यहां पे तीनों को देखकर क्या बोल सकते हैं, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका मास सबसे ज्यादा उसका एनर्जी सबसे कम, ठीक है। मास सबसे ज्यादा किसका है, अल्फा पार्टिकल का, तो एनर्जी सबसे कम किसकी होगी, अल्फा पार्टिकल की, मतलब E3 की, ठीक है। E3 विल बी लेस देन E2 विल बी लेस देन E1। क्या ये समझ में आता है बच्चा पार्टी, क्लियर है, आर वी क्लियर, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे सीधा इसको देखकर ही बोल सकते हैं कि भाई साहब यहाँ पे ये तीनों तो आपके कांस्टेंट्स हो गए, सब में वही सेम है, ठीक है, क्योंकि सबका लैम्डा सेम है, वेवलेंथ जो है सबका डी ब्रोगाइल, ईच हैविंग द सेम डी ब्रोगाइल लेंथ वेवलेंथ, सबका लैम्डा सेम है। आपका H तो ऑब्वियसली प्लैंक्स कांस्टेंट है, वो भी सबका सेम होगा, 2 भी आपका सबका सेम है, तो आपका जहां पे वेरिएशन आ रहा है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल में। अपन ने देखा ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन है, और अल्फा पार्टिकल का मास ऑब्वियसली एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होगा, ठीक है। तो दिस विल बी द केस, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ऑप्शन सी, E1 विल बी इक्वल ग्रेटर देन E2 विल बी ग्रेटर देन E3, आर वी क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये आते हैं हमारे हाइसेनबर्ग, क्या ही पढ़ेंगे हाइसेनबर्ग को अभी, ठीक है।